हेलो दोस्तों, मज़ा आ रहा है फाउंडेशन की तैयारी करने में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे, अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी पूरा फोकस कर रहे होगे और अकाउंट्स को भी आप अच्छे से रिवीजन कर ही रहे होगे। बच्चे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट किया था फाइनल अकाउंट की यूनिट नंबर 1। फाइनल अकाउंट में दो यूनिट होती है हमारे पास। एक होती है फाइनल अकाउंट, हाँ जी, एक यूनिट होती है आपके पास फाइनल अकाउंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की। ये वाली हमने कंप्लीट कर ली है, तो एक बार इसकी रीडिंग हम लोग मारते हैं अपने इसमें। इसके बाद हमारी एक यूनिट और होती है जिसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ रीड आउट करता हूँ आज स्टडी मॉड्यूल से। चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 1 है। फाइनल अकाउंट किसके? एक ऐसी एंटिटी के जो मैन्युफैक्चर नहीं करती, एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ ट्रेडिंग में डील करती है, यानी माल खरीदती है और बेचती है, बस। ये देखिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अकाउंट के एंटिटी के कौन कौन से फाइनल अकाउंट होते हैं जो मैंने आपके साथ पढ़े थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन तो हमने ये पढ़े थे, तीनों पढ़े हमने। इंट्रोडक्शन में आता है, तो इंट्रोडक्शन आप देख लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दोनों आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट से निकालते हैं आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज इज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जिसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट भी कहा जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम बैलेंस शीट होता है। ये कंपैरिजन है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन नहीं है, कुछ खास नहीं है ये। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करते हो किसी भी एंटिटी के, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है। जैसे डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, जो आपकी रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल पेमेंट है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर पीरियड। हम जो भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बनाते हैं। Different items of income and expenditure should be accumulated under significant head so as to disclose the source from which capital has been procured and the nature of liability। आपको इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है, ये आपको बताना होता है। आपकी कैपिटल कहाँ से आई है वो बताना होता है, लायबिलिटी के क्या नेचर है वो बताने होते हैं। पर्सनल खर्चे रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ बिजनेस इनकम रिकॉर्ड होती है, पर्सनल इनकम रिकॉर्ड नहीं होती। कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट बनता है। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो वो एसेट बनता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंस बनता है। सारी की सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। बच्चे, मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मटेरियल इन्फॉर्मेशन होता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके प्रेजेंट होने की वजह से जो आपके यूजर्स हैं वो अपना डिसीजन चेंज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेल दिखाई अपने अकाउंटिंग ईयर में, मैंने एक सेल का अमाउंट दिखाया जो कि मैंने दिखाया 5 करोड़। 5 करोड़ की मैंने सेल दिखाई, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इस 5 करोड़ के रेवेन्यू में 3 करोड़ अमाउंट हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। पहले का कोई कंपनसेशन था, कोई क्लेम था, हमने डाला हुआ था इंश्योरेंस कंपनी पे, वो हमें रिसीव हुआ। यानी कि अगर मैं एक्चुअल सेल देखूं या मैं अपनी नॉर्मल सेल देखूं तो वो कितनी बनी? वो तो सिर्फ 2 करोड़ बनी, लेकिन मैंने कितना शो करा? 5 करोड़। तो ये मैंने गलती करी है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो मेरे इस 5 करोड़ की सेल को देखकर मेरे यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा एक्चुअल सेल 2 करोड़ है तो हो सकता है वो इन्वेस्ट करने से मना कर दे। तो ये जो 3 करोड़ की इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज मटेरियल इंफॉर्मेशन।
क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के होने या ना होने की वजह से इन्वेस्टर अपना डिसीजन चेंज कर गया। मान लो सेकंड एग्जांपल, मान लो मेरी सेल थी, मेरी रेवेन्यू थी 1,99,00,000, मेरा रेवेन्यू था 1,99,99,999। मैंने क्या किया, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 करोड़ पे। अब आप एज इन्वेस्टर कहते हो सर मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाने की सोची थी ये देखकर कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, बट बाद में हमें पता लगा आपने चीटिंग की है। मैंने कहा भाई हमने क्या चीटिंग की है? कहता सर आपका टर्नओवर 1,99,99,999 रुपये है, ना कि 2 करोड़। तो अरे भले मानस, अगर मैंने 1 रुपये से अपनी टर्नओवर, अपना रेवेन्यू बढ़ा भी दिया तो कौन सा मैंने कोई चीटिंग कर दिया, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लिया? आप बताओ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाई। तो ये जो राउंड ऑफ हुआ है, राउंड ऑफ ₹1 इज नॉट मटेरियल, ये मटेरियल नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मटेरियल होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मटेरियल नहीं होती है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। रिकॉर्ड आपको सिर्फ करंट पीरियड की ट्रांजैक्शन करनी है, तभी तो आप देखो अगर कोई प्रीवियस ईयर की होती है या कोई नेक्स्ट ईयर की होती है तो हम उसे माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कब की चाहिए? करंट ईयर की। ओनली, ये सेम बात को घुमा फिरा के लिख रहा है, ओनली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। तो अकाउंट क्लोज होने से पहले तक की जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन्हीं को नोट करना होता है। दो स्टेटमेंट्स के बीच में ना इंटर रिलेशन बताया गया है आपको। कैसे? कहता है मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें सैलरी डाली 25, 1500 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर ये 1500 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी बनेगी। बस ये इंटर रिलेशन है। ऐसे ही कहता है आपने कोई मशीनरी थी, उस मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगाया, तो ये डेप्रीशिएशन उठकर आपका यहाँ भी जाएगा, तो ये इंटर रिलेशन है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पर कवर हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे जब मैं आपके साथ एट द लास्ट चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करूँगा। एक चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास थ्योरी का, तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो तब हम इसको देखेंगे मैचिंग प्रिंसिपल को। ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मूला बताया हुआ है इन्होंने, ये ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। और भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, कस्टम इंश्योरेंस, वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ओनली वन विल अपीयर, दोनों में से कोई एक आएगा। तो पॉइंट क्या रिमेंबर करने को कह रहा है एक बार देख लो। ये पॉइंट टू रिमेंबर जहाँ भी होते हैं इनको जरूर आप एक बार देख लिया करो। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस को आप डेबिट साइड लिखोगे, पता है। सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप क्रेडिट साइड लिखोगे, पता है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो रिटर्न होंगे डेबिट साइड, पता है। इफ़ बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड इज़ मोर, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे ज़्यादा है तो जीपी आएगा और ये जीपी पीएनएल में क्रेडिट होगा, पता है। अगर लॉस होता है यानी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस होता है, वो आपका पीएनएल में डेबिट होगा। तो ये तो सब हमें पता है, कुछ नया नहीं बता पाया ये। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं और उनकी जनरल एंट्रीज हैं, इनको यहाँ समझेंगे हम लोग। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनाई इन्होंने? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, इस ट्रेडिंग अकाउंट में ये जितने भी आपके डेबिट साइड पर आ रहे हैं इन सब की एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कस्टम एंड इंश्योरेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू गैस, वाटर एंड फ्यूल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अब क्रेडिट साइड वाली एंट्री कैसे होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
तो वही जनरल एंट्रीज यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की है। परचेज की हो गई आपके पास, परचेज रिटर्न टू परचेजेज ये हो गई, और ट्रेडिंग टू परचेजेज हो गई। कैरिएज फ्रेट कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग टू कैरिएज। वेजेस ट्रेडिंग टू वेजेस। सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो पहले सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, इससे पहले भी एक एंट्री होती होगी, वो एंट्री होती होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद ये एंट्री होती होगी, ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री हो गई, और फिर ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग, और एक और एंट्री बता रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री टू परचेजेस। कहता है हम परचेजेस से भी उसको कम कर सकते हैं, तो वो भी एक एंट्री है। हम लोग जो एंट्री यूज करते हैं रेगुलरली वो ये होती है। ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट था ना, हमने किया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर है ट्रायल बैलेंस में, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो पहले से ही परचेजेस में एडजस्ट हो चुका है, तो फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नोट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। It is shown only in balance sheet. This is because it has already been adjusted to arrive as COGS. तो वो पहले से ही एडजस्ट हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस में पहले से ही एडजस्ट हो चुका है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल बता रहा है सर इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का हम अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करके हमें इन्वेंट्री ही स्टार्ट करना है, तब देख लेंगे। सर ये क्वेश्चन है जहाँ पे कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर निकालो। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर के लिए आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, और ये परचेजेस आया नोट नंबर 1 से। परचेजेस आया नोट नंबर 1 से कैसे? 10 लाख ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है और 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक निकला, तो टोटल परचेजेस हो गई 13 लाख। तो ये 13 लाख की परचेज यहाँ पे डाली है आपने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आप लोगों को शायद, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेजेस ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, बस यही चाहिए था सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने माइनस नहीं किया, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब ये इसमें से ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक पहले से ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब वो पहले से ही आपका एडजस्ट हो रखा है परचेजेस में। तो ये 12 लाख आ गया। बस सर ये क्वेश्चन था आपके पास। ये कुछ क्लोजिंग एंट्रीज हैं आपके पास, ये एंट्रीज मैंने आपके साथ अभी भी डिस्कस की, तो आप देख लेना उसको, ट्रेडिंग अकाउंट की। ये एंट्रीज इन्होंने समराइज भी करी है, जितने भी आइटम डेबिट साइड वाले हैं उनके लिए एक एंट्री पास कर दी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस टू फ्रेट। सेल्स के लिए एक एंट्री कर दी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। फिर ट्रेडिंग टू पीएनएल या पीएनएल टू ट्रेडिंग। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो ट्रेडिंग टू पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएनएल। टू फिर पीएनएल पे आ गया है। अब ये पीएनएल का इन्होंने फॉर्मेट बनाया है कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। अदर इनकम आएंगी ये सारी, जो भी अदर इनकम है देख लो क्या क्या हो सकती है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिविडेंड, कोई प्रॉफिट हुआ किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करके या किसी मशीनरी को सेल करके। इसके अलावा आपके खर्चे, सैलरी, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मेंटेनेंस में ये सारे पढ़ लेना एक बार। डेप्रिसिएशन, सेलिंग में आ गया सैलरी, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन राउंड, कैरियज आउटवर्ड,
बैड डेट प्रोविजन सेलिंग कमीशन। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में आ गए आपके बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस आ गया, मशीनरी लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, या फायर या चोरी की वजह से लॉस हुआ। ये कुछ आइटम्स है जिनका इन्होंने डिस्कशन किया, जैसे ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल में से। इनकम टैक्स वाला इंपॉर्टेंट है। अगर केस कंपनी का है तो जो इनकम टैक्स पेबल है वो खर्चा माना जाएगा, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया सिंगल ओनर है, अगर कोई सिंगल ओनर है तो इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो इनकम टैक्स को पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, यानी ड्राइंग जो मैं भी आपको कराता था, और फिर वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, तो ये ध्यान रखना भाई। अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात है तो फर्म की टैक्स लायबिलिटी इज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल, बट पार्टनर की टैक्स लायबिलिटी फर्म बॉन्ड नहीं करेगी। तीन अलग अलग केसेस हो गए। अगर कंपनी का केस है तो कंपनी के जो भी खर्चा है, जो भी है आपका इनकम टैक्स का खर्चा है, वो कंपनी के बाकी खर्चों की तरह एक्सपेंस है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का केस है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो भी प्रोप्राइटर या सोल प्रोप्राइटरशिप का इनकम टैक्स होगा वो ड्राइंग मानी जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का केस है, आप जो बिजनेस रन कर रहे हो वो इन अ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हो, इन अ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो उसमें जो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स है वो एक्सपेंस है, लेकिन जो पार्टनर्स का टैक्स है, जो पार्टनर्स का टैक्स है वो पार्टनर्स अपने आप उठाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी प्रॉफिट। रिबेट भी सेम होता है, रिबेट आपको देते हो आप कस्टमर को तो आपका नुकसान। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट आपका नुकसान टू डेटर, फिर पीएनएल में आपने बैड डेप्ट को चार्ज कर दिया। प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, फिर बैड डेप्ट रिकवर हुआ तो बैड डेप्ट रिकवर टू पीएनएल। क्लोजिंग एंट्रीज भी सेम है भाई, जितना भी डेबिट साइड में खर्चे आ रहे हैं उन सबके लिए एक एंट्री हो जाएगी पीएनएल टू खर्चाज, जितनी भी इनकम आ रही है वो सब हो जाएगी इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। फिर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से एडजस्ट कर लो। फिर ये इलस्ट्रेशन में आपको पीएनएल बनाना है, इसकी एंट्री करनी है। अब ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं आपके सामने, ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ ली हैं सारी, फिर भी देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गई। एक्सपेंस एक्रूड एक्रूइंग, कोई भी खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है वो। इनकम एक्रूड एंड एक्रूइंग, कोई भी खर्चा जो एक्रूड है यानी मिलनी बाकी है वो। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है एग्जाम में, वर्ड्स इंटरचेंजेबल चलते हैं। कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स इस पर बहुत फोकस करते हैं, उतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं ये कंसेप्ट। कहता है खाली एक्रूड लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है, और एक्रूड एंड एक्रूइंग लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है। एक्रूड signifies that an amount has been incurred as an expense or earned as an income, the due date of payment of which fall in the next financial period. If the due date of the payment occur in the current accounting year, तो टर्म होगी आउटस्टैंडिंग और या फिर एक्रूड एंड ड्यू। एक्रूड एंड एक्रूइंग सिग्निफाई करता है विच दो नॉट ड्यू फॉर पेमेंट बट पर्टेन टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, अ प्रोविजन फॉर विच कन्वर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2016 से आपका पीरियड है 31 मार्च 2017 तक का, ठीक है। आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम कराया हुआ है, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कराया हुआ है मान लो 1 अगस्त 2016 से 30 सितंबर 2017। तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कहाँ पे आएगी? ड्यू डेट आएगी यहाँ पर बाद में, पीरियड तो यहाँ खत्म हो गया ना, इसके बाद आ रही है, यानी ड्यू डेट जो है वो आपकी करंट पीरियड में फॉल नहीं कर रही। ड्यू डेट अगर करंट पीरियड में फॉल नहीं कर रही, लेकिन जितना करंट ईयर का होगा, यानी अगस्त टू मार्च जो होगा वो कहलाएगा आपका एक्रूड एंड एक्रूइंग। सिग्निफाई आइटम विच दो नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए ड्यू नहीं है,
बट पर्टेन टू द पीरियड ऑफ अकाउंट, लेकिन उस पीरियड से रिलेट करते हैं जिस पीरियड के आप अकाउंट्स बना रहे हो, और इसी के लिए आप लोग प्रोविजन बनाते हो। लेकिन एक्रूड का क्या मतलब था? एक्रूड का मतलब था वो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी उसकी पेमेंट ड्यू नहीं हुई है। ड्यू तो हो गया लेकिन पेमेंट ड्यू नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस कराया और वो इंश्योरेंस मार्च में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप उसकी पेमेंट 1 महीने बाद तक कर सकते हो, तो उसकी पेमेंट जो ड्यू होगी वो मार्च में नहीं होगी, वो अप्रैल में होगी, तो फिर वो कहलाएगा एक्रूड। एक्रूड सिग्निफाइज दैट एन अमाउंट हैज़ बीन इनकर, अमाउंट इनकर हो चुका है, खर्चा हो चुका है, या फिर इनकम है तो इनकम कमा चुके हो। पेमेंट की ड्यू डेट जो फॉल करेगी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेगी। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अकर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आप टर्म यूज करोगे आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड एंड ड्यू। तो ये सब इंटरचेंजेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाना ही मत। आउटस्टैंडिंग वर्ड कब यूज होता है? जब पेमेंट आपकी करंट ईयर में ड्यू हो जाए। और एक्रूड वर्ड कब यूज होता है? जब पेमेंट की डेट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी, बस। कैरिंग फॉरवर्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री पीएनएल में माइनस होती है, आपकी लायबिलिटी बनती है जब आपको एडवांस कोई मिल जाता है। ये आपका एडवांस एक्सपेंस यहाँ माइनस होता है और एसेट बनता है, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। ये कहता है अगर किसी का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, किसी का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता है तो हम उसकी कंजम्पशन निकालते हैं। पता है ना आपको, किसी भी आइटम का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, जैसे इक्विपमेंट का या स्टेशनरी का, किसी भी चीज़ का, मेडिसिन का, किसी भी चीज़ का अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो हम उसकी कंजम्पशन निकालते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कैसे बनता है वो हमने बताया था आपको, इलस्ट्रेशन 4 देख लेना। ऑन 1 जनवरी 2017 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एग्जिस्टेड, यानी आपको ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है फॉर डाउटफुल डेब्ट। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख, बैड डेब्ट हुए हैं टोटल 1 लाख, और आपने बोला है कि आप 5% का प्रोविजन बनाओगे, तो 15 लाख। अब यहाँ पे देख लो, ओपनिंग प्रोविजन 4 लाख था, बैड डेब्ट प्रोविजन, बैड डेब्ट कितने हो गए? 1 लाख, तो वो 1 लाख आपके जो बैड डेब्ट हुए वो प्रोविजन हम बनाते ही क्यों हैं? इसीलिए कि आगे चलकर अगर हमारा पर्टिकुलर बैड डेब्ट से रिलेटेड कोई भी नुकसान है तो वो बैड डेब्ट प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। तो वही हमने एडजस्ट कर दिया, 40,000 का प्रोविजन था, 1 लाख के बैड डेब्ट हो गए, तो वो 1 लाख उस 40,000 में से एडजस्ट हो गए, तो आपका अभी भी कितने का नुकसान और हुआ है? प्रोविजन अभी भी 60,000 का और चाहिए, और करंट ईयर में आपको प्रोविजन कितना और बनाना है? कहता है आपके डेटर थे 15 लाख, उस 15 लाख में 1 लाख के बैड डेब्ट हो गए, तो कितने बचे? 14 लाख। उस 14 लाख का 5% 70,000 का और बनाना है, 60,000 पुराने वाले के लिए बनाना है, तो टोटल 130 का प्रोविजन और बनाना है। प्रोविजन का अकाउंट देख लो, प्रोविजन आपका लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कितना और बनाना है? 130, ताकि 1 लाख को हम इसमें बैड डेब्ट पे राइट ऑफ करें तब भी हमारा 70,000 बच जाए। क्लियर है जी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अदर प्रोविजंस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स एरर्स, अब फिर दोबारा से कुछ एडजस्टमेंट्स पे आ गया। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर, तो पहले आप एक एंट्री करते हो लॉस, जितने का लॉस हुआ होता है, फिर आप उस लॉस को क्रेडिट करते हो टोटल से, जितना इंश्योरेंस कंपनी दे देगी वो, और जितना आपका एग्जैक्ट लॉस हुआ वो पीएनएल में। अच्छा, पीएनएल में ना ये लोग ऐसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं? हम करते हैं कि यहाँ पर हमने 6,000 पूरा लिखा था, 6,000 यहाँ पर पूरा लिखा था, और यहाँ पर हमने इंश्योरेंस कंपनी शो किया था जितना उन्होंने पे करना है 45, तो नेट तो अभी भी वही हुआ, 6,000 डेबिट कर रहे हो, 4,500 क्रेडिट कर रहे हो, तो नेट तो अभी भी आप 1,500 डेबिट ही कर रहे हो, तो बात सेम है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सेल्स और डेटर को रिवर्स करते हैं, सेल्स को कम करते हैं, डेटर को कम करते हैं, फिर जो स्टॉक है उसको इंक्रीज करके ट्रेडिंग वाले में यानी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं।
गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, जैसे कि डोनेशन दे दिया तो डोनेशन टू परचेजेस, ड्राइंग कर ली तो ड्राइंग टू परचेजेस, फ्री सैंपल में दे दिया तो फ्री सैंपल टू परचेजेस। बिल्डिंग अगर बनाने में हमने गुड्स यूज़ कर लिए, मान लो हमारा काम ही कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का है, अब हमें अपने ऊपर एक फ्लोर और बनाना है, एक हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे हमें फर्स्ट फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि भाई जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो दूसरी शॉप से लेकर आओ, हमारा खुद का अच्छा मटेरियल है तो हमने वही यूज़ कर लिया, तो हमारी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई या प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गया, टू परचेजेस। अगर मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू परचेजेस, कहीं भी यूज़ किया हो टू परचेजेस आएगा। सर ये कराया था ना मैंने। कमीशन दो तरीके से होता है, बिफोर चार्जिंग में 100 से डिवाइड होता है, आफ्टर में 100 प्लस रेट से होता है, मैंने इसका आपको डेरिवेशन भी सिखाया था। कमीशन रिकॉर्ड कैसे होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और कमीशन पेबल क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन जाएगी। इलस्ट्रेशन 5 इसी पे है, ये सब एंट्रीज हैं, एंट्रीज भी देख लेना भाई, जनरल एंट्रीज। फिर बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट में भी डिफाइंड, मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा था ना, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एज ए ना सर्टेन डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर कितने के एसेट्स कितने की लाइबिलिटीज नजर आएंगी वो बताना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप देख लेना, कहता है इससे एसेट बनाओ। अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच इज नोन एज, मैंने बताया था आपको, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग कहलाता है। सर एसेट्स को लाइबिलिटीज को शो करने की दो अलग अलग अप्रोचेज हैं, एक होती है लिक्विडिटी अप्रोच। लिक्विडिटी अप्रोच का मतलब होता है, पहले बात समझो लिक्विड क्या होता है। लिक्विड होता है एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फर्स्ट, जो सबसे पहले कोई भी एसेट जो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। मान लो मैं आपके साथ चार एसेट्स की बात करता हूं, कैश, बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग। बताओ सबसे पहले कैश में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहोगे सर कैश खुद ही सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा, और एक और मान लो डेटर्स। दूसरा सर बैंक में आदमी भेज दो, बैंक से पैसा निकलवा लो, रोकड़ा आ गया। सर स्टॉक को बेच दो, पैसा आ जाएगा। बिल्डिंग और डेटर में से पहले क्या कैश में कन्वर्ट हो सकता है, डेटर, बिल्डिंग को बेचने में टाइम लगेगा सर। तो जब मैं लिक्विडिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो सबसे पहले मैं अपने उन एसेट्स को लिखूंगा जो एसेट्स मेरे सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सबसे पहले मैं करंट एसेट्स को लिखूंगा, कैश, बैंक, सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर्स, बीआर, फिर स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। ये कौन सी अप्रोच है, लिक्विडिटी अप्रोच। लाइबिलिटी साइड आऊंगा तो सबसे पहले वो लाइबिलिटी जो सबसे पहले पे होनी है, शॉर्ट टर्म, बिल पेबल, क्रेडिटर, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट में कैपिटल। सर इसी के अपोजिट दूसरी जो अप्रोच है वो कहलाती है परमानेंस। परमानेंस कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाता है परमानेंट का, जो एसेट परमानेंट है यानी लंबे समय तक चलेगा वो पहले, तो इसी का वाइस वर्सा है, इस वाले का वाइस वर्सा है। इसमें लास्ट में था आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें पहले आ जाएगा फिर प्लांट एंड मशीनरी, यानी इसमें फिक्स्ड एसेट पहले और कैपिटल सबसे पहले, उसके बाद रिजर्व्स, फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पर लास्ट में कैश इन बैंक, उसके बाद आपके करंट एसेट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कैश इन बैंक, और उसमें उल्टा। तो लिक्विडिटी और परमानेंस दोनों समझ गए हो आप। अच्छा इसीलिए मैं आपको लगातार कहता था कि जो बैलेंस शीट बनाओ ना, तो वो बैलेंस शीट आपकी जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए।
जैसे उसके एसेट्स लिखे हैं वैसे ही लिखना है, जैसे उसकी लाइबिलिटीज लिखी है वैसे ही लिखना है। सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। करंट एसेट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। अब कुछ एडजस्टमेंट से ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो ये एग्जांपल्स आप देखेंगे बच्चे आप समझ जाएंगे, कुछ भी इसमें नया नहीं होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट आपने की, डेप्रिसिएशन की, प्रोविज़न की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड इंश्योरेंस की, तो ये आप प्लीज़ देख लेंगे। अच्छा, ओपनिंग एंट्री मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार कराई थी, इम्पॉर्टेंट है। किस में कराई थी मुझे याद नहीं है, शायद जर्नल के केस में कराई थी। ओपनिंग एंट्री होता है, जैसे ये बैलेंस शीट है तो जितने भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल हैं वो क्रेडिट। ये जितने भी एसेट्स हैं एज इट इज़ आपके डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट। तो ये ओपनिंग एंट्री भी सेम होती है, क्लोजिंग एंट्री भी सेम होती है। इलस्ट्रेशन 9 है, अगर मैं आपके साथ, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इलस्ट्रेशन 10 में भी एडजस्टमेंट कुछ खास नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सारी एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। ये देख लो एक बार, डेप्रिशिएट करो बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर एंड फिक्चर को 10%। वन स्टील टेबल जो कि आपने परचेज किया था 14,000 में, वो सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट मैं आपके साथ पढ़ रहा था। तो बिल्डिंग पे 5%, एक कहता है स्टील टेबल आपने परचेज किया था 14,000 का, वो सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये गलती से आपने सेल्स में डाल दिया, तो सेल्स में से माइनस करोगे, और स्टील टेबल है तो फर्नीचर एंड फिक्चर में ऐड कर दोगे। तो आप देखो 14,000 का आपने परचेजेस में से माइनस किया होगा, सेल्स में से सॉरी, और टेबल में से अब इसको आपको हटाना था फर्नीचर एंड फिक्चर्स में से। कहाँ है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्होंने 14,000 कहाँ से हटाया है। $14,000 सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये फर्नीचर में से माइनस कर दिया होगा इन्होंने फिर पहले ही ना। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 वो सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, एक ही गलती थी यहाँ पर कि आपने गलती से उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो सेल्स अकाउंट से आपने उसको हटा दिया। अगर नीचे इसने कहीं दे रखा हो इसका तो मैं देखूं। तो ये क्लियर हो गया आपको। फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपके पास 2,14,000 था, इसमें से 14,000 माइनस करोगे क्योंकि वो आपने गलती से फर्नीचर की सेल की थी, आपने सेल्स में डाल दी थी तो सेल से हटाया गया। फर्नीचर से भी हटाओगे ना भाई, फर्नीचर आपने बढ़ा के दिखा रखा है, तो फिर उस पर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है वो अप्लाई होगा। ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि भाई पहले एरर ठीक करोगे फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे। ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% का डेप्रिसिएशन है, आपने एक टाइपराइटर परचेज किया जिसको गलती से परचेजेस में डाल दिया, तो परचेजेस में से माइनस करोगे, टाइपराइटर को बढ़ा दोगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। रिजर्व्स देखो ये सेम एंट्री तो हमने करी भी थी। इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड है 40,000 प्रोपराइटर की पॉलिसी, और जो बाकी बैलेंस है उसमें भी कुछ अमाउंट एडवांस होता था, ये सेम क्वेश्चन हमने किया भी था। अच्छा, ये प्रोविज़न एंड रिजर्व का जो टॉपिक था मैंने आपको थ्योरी के थ्रू समझाया था, ये वो है। रिजर्व फंड क्या होता है,
इसमें मैं आपके साथ ना एक बार ये डिस्कस करना चाहूँगा, इसमें ना ये पूछ रहा है आपसे, ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है। क्रिम्सन्स लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है विच वन ऑफ द 1 to 6 अबव आप ट्रांसफर टू प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ना तो प्रोविजन है ना रिजर्व है। जैसे डेप्रिसिएशन, अगर आप डेप्रिसिएशन के लिए पैसा साइड में रखते हो तो वो क्या है आपका, वो प्रोविजन है। बैड डेप्ट्स के लिए रखते हो तो वो बैड डेप्ट्स राइट ऑफ हो गए, तो बैड डेप्ट तो आपके हो ही गए, तो ये तो किसी में भी काउंट नहीं होगा। कहाँ गया, ये रहा सेकंड, नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नोर रिजर्व्स। थर्ड, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज करते हो तो प्रोविजन, प्रोपोज्ड डिविडेंड यानी जो डिविडेंड प्रपोज किया है बाद में देंगे, प्रोविजन, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर रिजर्व्स, लायबिलिटी फॉर टैक्स आपका प्रोविजन। हालांकि प्रोपोज डिविडेंड में ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें आपका रूल चेंज हुआ था, प्रपोज डिविडेंड अब प्रोविजन नहीं है, वो जब आपको इशू करते हो तभी आप पे करते हो उसको, तो उसको आप छोड़ दो अभी। बस आप ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड जो है प्रोविजन नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आए थे, आप इंटर में पहुंचोगे, इंटर में आप ग्रुप 1 में इसको पढ़ लोगे या ग्रुप 2 में। प्रोविजन एंड रिजर्व आपका ग्रुप 2 में है, 2 में पढ़ोगे। अच्छा, ये एडजस्टमेंट्स थी 15 एडजस्टमेंट जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस की है, सारी वही हैं, डन है जी। लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, या पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस देख लें एक बार कैसे आते हैं। एमसीक्यू अगर मैं बात करूं, अ डेबिट टू एन अकाउंट में, डेबिट अगर आप किसी अकाउंट को कर रहे हो तो उससे क्या होगा, क्या आपके खर्चा इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, यस सर। एक्सपेंस का नेचर ही डेबिट होता है, तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा। क्या डेबिट करने की वजह से एसेट डिक्रीज होगा, नहीं सर। अगर मैं एसेट में डेबिट करता हूं तो वो इंक्रीज होता है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी अगर मैं लाइबिलिटी अकाउंट में डेबिट करूं, नहीं सर वो डिक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी, नहीं सर इनकम का नेचर भी क्रेडिट होता है। द आंसर इज ए। इंश्योरेंस प्रीमियम का आप प्री पेमेंट कर रहे हो, यानी एडवांस में आपने अपनी किस्त पे कर दी, विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में अपीयर होगी, बिल्कुल होगी सर। एसेट में होगी, एज एन एसेट, यानी दो में से कोई सा एक बनेगा, एज एन एसेट, एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली। अब इंश्योरेंस का अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट, लेकिन अगर मैं एडवांस में पे कर दूंगा तो वो मेरा बैलेंस बना देगा क्रेडिट, तो ये आएगा मेरा क्रेडिट बैलेंस। मान लो मैं आपके साथ एक इंश्योरेंस अकाउंट बनाऊं, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि भाई इंश्योरेंस अकाउंट की आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो इंश्योरेंस अकाउंट का जो वैसे स्टार्टिंग आती है वो आती है बैलेंस बीडी, यहाँ गिवन नहीं है, बैलेंस सीडी, यहाँ गिवन नहीं है, और जो आपने एडवांस में पे कर दिया वो आएगा यहाँ पे टू बैंक एक अमाउंट। तो अब जो बैलेंस बनेगा आपका, ये वाला बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बैलेंस कौन सी साइड आ गया, क्रेडिट साइड आ गया, तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस। द आंसर इज सी। ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस किस किस का होता है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। पेमेंट मेड टू अ क्रेडिटर सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट, अगर आप अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट कर रहे हो आप क्रेडिटर को किस में, कैश डिस्काउंट, इससे क्या होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस होगी सर, बिल्कुल होगी। एसेट भी रिड्यूस होगा, जी हाँ, कैश पे हो रहा है तो एसेट भी रिड्यूस होगा। खर्चे में ऐड होगा, नहीं सर, अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो मेरी इनकम है। रिड्यूस अ लाइबिलिटी तो ठीक था, यहां पर ये गड़बड़ है, एसेट ऐड नहीं हो रहा। रिड्यूस अ लाइबिलिटी, रिड्यूस एन एसेट एंड डिक्रीज एक्सपेंस, हाँ खर्चा मेरा कम कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर वाला भी है ना एक, एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, और रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम, आपने कस्टमर को गुड्स रिटर्न करे हैं, आपके किसी कस्टमर ने जिसको आपने गुड्स दिए थे, बेचे थे, अब वो वापस कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए सेल्स रिटर्न बन जाएगा। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, कहता है डेबिट हिज अकाउंट, नहीं सर क्रेडिट हिज अकाउंट।
कैपिटल डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, एसेट एंड लायबिलिटीज के बीच में। सोल ट्रेडर की कैपिटल इंक्रीज होगी, वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, कब चेंज होगी बताना सर। अ क्रेडिटर बीइंग पेड इज अकाउंट बाय चेक, हमने क्रेडिटर को चेक से पे किया है तो उसका कैपिटल पे कोई लेना देना नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ ऑन क्रेडिट, कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड एसेट परचेज करता हूँ, कोई लेना देना नहीं है। जहां खर्चे की बात होगी, खर्चे से मेरी कैपिटल कम होगी, इनकम से मेरी कैपिटल बढ़ेगी। A decrease in the provision for doubtful debt would result in, अगर प्रोविजन में डिक्रीज होता है, आपका नुकसान कम हो रहा है, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सर याद है आपको जब हमारा प्रोविजन डिक्रीज होता था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओल्ड वाला ज़्यादा है, न्यू वाला कम बनाना है, तो प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है, तो जितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है उसको मैं पीएनएल में क्रेडिट कर देता था। तो जब पीएनएल में क्रेडिट हो रहा है तो वो मेरी क्या कर रहा है, वो मेरी इनकम को इंक्रीज कर रहा है। अ कंपनी विशेष टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट। सर मैंने आपको बताया था 20% का मतलब हो गया 1/5 सेल का। तो जब सेल से कॉस्ट पे जाऊंगा तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट का हो गया 1/4, जिसको आप लोग 25% कह सकते हो। बी, अगर सेल 2000 है, जीपी है 25% कॉस्ट का, कॉस्ट यानी 1/4, अगर 1/4 है कॉस्ट का, तो यहाँ पे देख लो अब 1/4 अगर कॉस्ट का है तो सेल का कितना हो गया, सर न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। कॉस्ट छोटा है, सेल बड़ा है, कॉस्ट से सेल पे जा रहे हो तो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर, लेकिन अगर सेल से कॉस्ट पे आ रहे हो तो डिनोमिनेटर में से माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर। तो 1/5 है सेल का, ये रहा आपकी 2000 की सेल है, इसका 1/5, तो 1/5 हो गया आपके पास 5 चौक 20, 400। अब 2000 माइनस 400, 1600 आंसर आ गया। सेल्स फॉर द ईयर एक 10 लाख, सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड टू ए 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, सच गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द गोडाउन एट द बायर्स रिस्क। सर बायर का रिस्क है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है या सेल ऑफ गुड एक्ट अभी पढ़ चुके हो तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपके लॉ में, मर्केंटाइल लॉ में ये एक टॉपिक होता है। सेल ऑफ गुड एक्ट में ये बेसिकली कवर होता है, जहाँ पर ये बोला जाता है कि मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, मैंने आपको कोई गुड्स सोल्ड किए, लेकिन आपने बोला कि सर ये गुड्स को यहीं रखे रखो अपने पास, मैं अभी आके लेकर जाऊंगा, तो ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपने बोला है उन गुड्स को होल्ड करने के लिए, मैंने नहीं बोला। मेरे लिए तो वो सेल कंसीडर हो चुकी है, आपकी मर्जी है जब मर्जी उठाकर ले जाओ। तो कहता है अगर वो बायर के रिस्क पे रखे हैं तो उन गुड्स को क्या ट्रीट किया जाएगा, सर मैं सेल ही ट्रीट करूंगा। इफ सेल्स रेवेन्यू है 4 लाख, सीओजीएस हो गया 3,10,000, ग्रॉस प्रॉफिट, सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिया इन्होंने ये। ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,10,000, जीपी आ गया 90,000। आप कहोगे सर ये 60,000 के खर्चे क्यों नहीं माइनस किए, सर माइनस कर दिए, करेंगे नहीं, आप पूछोगे सर कहाँ किए, सर ये सीओजीएस में, सीओजीएस में इंक्लूड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, सीओजीएस में इंक्लूड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं ये वाले एक्सपेंसेस तो ये इसमें इंक्लूड है, अगर ये इनडायरेक्ट है तो फिर जीपी निकालते वक्त मुझे इनडायरेक्ट वैसे भी माइनस नहीं करने होते, तो दोनों ही सिनेरियो में मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। डन है सर। तो बस जी बस, ये छोटा सा चैप्टर था आपके पास। अब मैं आप लोगों के साथ ये हमने जो भी किया ना, ये यूनिट 1 है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये यूनिट 1 है फाइनल अकाउंट की। अब मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो यूनिट 2 है फाइनल अकाउंट की।
ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है और वो मैन्युफैक्चरिंग का है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट। अब मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं नॉन मैन्यू हमारा डिस्कशन होगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, और यहां मैं बात करूंगा फाइनल अकाउंट्स की, यानी फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। एक ऐसी एंटिटी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सर फाइनल अकाउंट लगभग सेम है, लगभग क्या 90% सेम है, 90% क्या 99% सेम है। सिर्फ एक नया अकाउंट जुड़ गया है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक नया अकाउंट जुड़ गया है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसके अलावा बाकी आपके सेम है, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? जीपी। पीएनएल से क्या निकलता था? एनपी। बैलेंस शीट से तो आपको पता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये निकलता था आपके पास। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकलती है सर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड दिस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहां पर ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो वही तीन अकाउंट है आपके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बस उन तीनों के साथ, हालांकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, फिर भी उन तीनों के साथ एक अकाउंट और ऐड ऑन हो गया जिस अकाउंट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको क्या निकाल कर देता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको टोटल कॉस्ट निकाल कर देता है जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया। सर क्या इसकी जरूरत नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी गुड्स को मैन्युफैक्चर करती ही नहीं है। सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का तो अपना एक प्रोसेस है ना। जैसे अगर मैं आपसे प्रोसेस ऑफ बिजनेस की बात करूं और मैं दोनों की बात करूं, मान लो ट्रेडिंग एंटिटीज और एक होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। सर ट्रेडिंग एंटिटी क्या करती है? ट्रेडिंग एंटिटी फिनिश्ड गुड्स को परचेज करती हैं, सीधा सीधा परचेज करती हैं। फिर क्या करती हैं? उन फिनिश्ड गुड्स को हेल्ड करती हैं, होल्ड करती हैं कुछ समय के लिए, और इन उन्हीं फिनिश्ड गुड्स को सोल्ड आउट कर देती है। अगर उधार पे सोल्ड करते हो तो डेटर बनता है और फिर उस डेटर से कैश कलेक्ट होता है। जब कैश कलेक्ट होता है तो फिर दोबारा आप यहां से यहां आ जाते हो। ज़्यादा ऊपर ले गया मैं? यहां से यहां आ जाते हो, यानी ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दोबारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में ऐसा नहीं होता बच्चे। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज रॉ मटेरियल परचेज करती है, सीधा फिनिश गुड्स परचेज नहीं करती। बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, इस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट कराती हैं, यानी प्रोड्यूस करती हैं, यानी प्रोग्रेस में डालती है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस है। इस रॉ मटेरियल से WIP के बाद निकल कर आता है क्या? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स जो आपने बनाए, खुद अपने यहाँ बनाए, यहाँ पर आपने खरीदे थे, यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर किए। अब आगे की सिचुएशन सेम है। इस फिनिश्ड गुड्स को आप स्टॉक में हेल्ड करते हो
उसके बाद आप इन फिनिश्ड गुड्स को सोल्ड आउट कर देते हो। सोल्ड आउट करने के बाद आपका ये डेटर में कन्वर्ट होता है। डेटर में कन्वर्ट होने के बाद कैश कलेक्ट होता है, और जब कैश कलेक्ट होता है तो आप दोबारा रॉ मटेरियल ही परचेज करते हो। यानी यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये अलग है, और इसी वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। इसी वाले पार्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ ट्रेडिंग में कवर नहीं हो रहा था, तो इसी वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक बड़ा पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना, आपको पता सीए इंटर में इसके ऊपर आपके पास पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग के नाम से, पूरा एक सब्जेक्ट इसी को डेडिकेट किया हुआ है। फाउंडेशन की बात करूं तो आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया फाउंडेशन के ये चैप्टर। इसके अलावा कोई इस पे आरटीपी जो निकलते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया इसका कोई क्वेश्चन। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर निकलते हैं उसमें कोई इंक्लूड नहीं किया गया। स्टडी मॉड्यूल में खुद मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, फाइनल अकाउंट से, वो वही आता है जो हमने आपको कराया, यानी फाइनल अकाउंट वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। और उसमें भी ध्यान रखना कि एरर के साथ आता है मोस्टली, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन बाद में। उसमें एरर के साथ आता है कि एरर हुआ है, उस एरर को भी ठीक करो और फाइनल अकाउंट बनाओ। एरर सर ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया कि परचेजेज हैं वो आपने गलती से सेल्स रिटर्न में डाल दिया, सेल्स रिटर्न है परचेजेज में डाल दिया, इस तरीके से आपने फर्नीचर परचेज किया परचेजेज में डाल दिया, तो इस तरीके से। चलो वापिस आओ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कच्चा माल जो रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ, कंज्यूम परचेज नहीं, कंज्यूम, इसमें आप ऐड करते हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। जिस चीज को आप मैन्युफैक्चर करा रहे हो, बना रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर कराने के लिए आप जो डायरेक्ट वेजेस दिहाड़ी पे कर रहे हो लेबर को, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट कहलाएगी, ऐड होगा। इसके अलावा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी और खर्चा जो डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट करता है वो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये तो हो गया डायरेक्ट। यहां तक का जब आप टोटल करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आपके पास निकल कर आ गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें मैं बात करता हूं आपके साथ इनडायरेक्ट की, जिसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल लीजिए, या फिर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हो। और भी नाम है इसके, वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। प्लस करते हो आप लोग, आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई बच्चे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक आया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल, वेजेस और आपका डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंस हो वो आ गया।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जब मैं बात करा तो मैंने आपको एक बात बोली, मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात बताता हूं मैं आपको। चलो मान लो ये मेरा प्लांट है, प्लांट नंबर 1, ये हो गया मेरा प्लांट नंबर 2। दोनों पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, दोनों पे प्रोडक्शन चल रही है। ये मेरे लेबर हैं, ये दोनों लेबर इस पे काम करते हैं, ये दोनों लेबर इस पे काम करते हैं। इन दोनों की वेजेस 1 लाख है, इन दोनों की वेजेस 70,000 है। सर यहां पर एक सुपरवाइजर है, ये एक सुपरवाइजर है, इस सुपरवाइजर की सैलरी 1,20,000 है। ये सुपरवाइजर किसको देखता है? ये सुपरवाइजर दोनों को देखता है, इसको भी देखता है, प्लांट 1 को और प्लांट 2 को भी देखता है। कितना टाइम लगाता है? मैं कहता हूं 60%, 60% इस पे डिवोट करता है, 40% इस पे डिवोट करता है। तो 60% हो गया, 72,000 इस पे चला जाएगा और 7 4 11 48,000 इस पे चला जाएगा। तो ये 72 इस वाले प्लांट के लिए कहलाएगा इनडायरेक्ट, और ये 48 इस वाले प्लांट के लिए कहलाएगा इनडायरेक्ट। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मान लो आपने एक जेसीबी, जेसीबी समझते हो? जेसीबी जो बड़ी क्रेन होती हैं, आपने एक जेसीबी मशीन ली हुई है ऑन रेंट ऑफ ₹1 लाख पर मंथ, और ये जेसीबी मशीन दोनों पे काम करती है, इस पे भी और इस पे भी। आप पूछोगे सर कितना? मैं बोलता हूं सर 50-50% दोनों पे काम होता है। एक दिन उस पे काम करती है, एक दिन इस पे काम करती है, एक दिन उस पे काम करती है, एक दिन इस पे काम करती है। तो 1 लाख का 50%, यानी 50,000 इसके लिए इनडायरेक्ट हो गया, 50,000 इसके लिए इनडायरेक्ट हो गया। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यानी डायरेक्टली कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये ओवरहेड होते हैं, और ओवरहेड अपोर्शन होते हैं, अपोर्शनमेंट कहते हैं उसको, कि ये अपोर्शन हो रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक बार नोट करना है तो नोट कर लो। ये यहाँ से शुरू किया था मैंने, अगर साथ साथ नोट नहीं किया है तो पोज एंड नोट कर लो। इसको भी पोज करो, नोट करो। प्रोसेस ऑफ बिजनेस, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये भी अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो मत कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। चलिएगा, अब यहाँ पर ना एक वर्ड यूज हुआ था, ये वाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ एक सेकंड रुकना है, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकालनी है तो फॉर्मूला सेम है जो किसी की भी कंजम्पशन निकालने के लिए यूज होता है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है रॉ मटेरियल का तो वो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा। तो जो निकल कर आएगा वो कंजम्पशन है, और आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें कंजम्पशन यूज होगा। जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें कंजम्पशन यूज होगा, परचेज यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सेम कंजम्पशन हमने एनपीओ में भी सीखी थी। ठीक है जी, चलिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक बार इसको डिस्कस भी कर लूं। आप कहते हो तो, आप कहते हो नहीं सर हमें आ गया, हम तो बहुत होशियार हैं, तो रहने देते हैं, बताओ जल्दी कर लेते हैं, है ना। चलो, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज यूनिट 2। द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जनरली प्रिपेयर अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इन एडिशन टू ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इन तीनों के अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो गुड्स बनकर तैयार हुए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, जो गुड्स बनकर तैयार हुए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू, किस किस में क्लासिफाई होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमने देखा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये यहां तक का टोटल आ गया मेरे पास डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास ये आ गया, और टोटल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल का लेते हो, माइनस करते हो क्लोजिंग, प्लस करते हो परचेजेस, तो ये भी आपको क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चे, इजी सा है, कुछ वैसे खास है ही नहीं, मैं तो डाल दिया बस, आपके स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है इसमें सारे, बाहर से कोई क्वेश्चन हमारे पास इसमें नहीं है, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन इसमें से आया नहीं, ना प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में ना रिवीजन टेस्ट मॉड्यूल्स में, कहीं नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि सिर्फ स्टडी मॉड्यूल पे फोकस करते हैं, अगर पहली बार कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो स्टडी मॉड्यूल से आएगा, ये श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। और मैं गारंटी पहले भी ले चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही आपके एग्जाम में आएंगे। आप उनको कितने अच्छे से पढ़ते हो और याद करते हो, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा। आपको 90 मार्क्स चाहिए, कम से कम 95 98 मार्क्स का पेपर आपका बिल्कुल सेम आना है। आना 100% है, मैं फिर भी 95 98 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है ₹10, पर यूनिट लेबर कॉस्ट है 5, डेट अ पार्ट इट वॉज एग्री टू पे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर्स हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी। जिनकी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर कर हम लोग अपना ये प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उनको भी हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी ₹3 पर यूनिट की। कहता है कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आंसर नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले क्या है आपके पास, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, तो मैं यहां पे लिखता हूं मटेरियल कॉस्ट। 1,00,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की कॉस्ट ₹10 है, तो ये आपके पास 10 लाख हो गया। उसके बाद है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट अगेन 1,00,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की कॉस्ट लेबर के अकॉर्डिंग ₹5 है, यानी एक यूनिट को बनाने में ₹5 की लेबर खर्च होती है। लास्ट में आता है आपके पास रॉयल्टी कॉस्ट,
एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 3 रुपये पर यूनिट पे करना पड़ता है, तो ये हो गया 3 लाख रुपये। तो टोटल जो आपके पास कॉस्ट निकल कर आई, वो टोटल कॉस्ट निकल कर आई 18 लाख। इसको आप नाम दोगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नोट कर लो एक बार फटाफट से, पोस्ट क्या करना है, इसको फटाफट से नोट कर लो। ये आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल कर आ गई बच्चे, नोट करो फटाफट। चलिएगा, अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक और टॉपिक पे। मैंने आपके साथ कुछ बात की अभी तक, अब मैं आपके साथ बात करता हूं। एक पॉइंट होता है हमारे पास ना, बाय प्रोडक्ट, बल्कि मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं। एक टॉपिक आता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है सर, ध्यान से समझना। दूध आता है सर, दूध, मिल्क, दूध लाते हैं हम लोग, दूध को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं, मलाई निकलती है सर। क्या दूध खराब हो गया? नहीं। दूध आपका मेन प्रोडक्ट है, मलाई आपका बाय प्रोडक्ट है। वन एग्जांपल। दूसरा, जब आप दूध से लस्सी बनाते हो, लस्सी समझते हो, छाछ बोलते हैं कई लोग लस्सी बोलते हैं, कई लोग छाछ भी बोलते हैं, हमारे में छाछ बोलते हैं। तो छाछ बोल लो, लस्सी बोल लो, मट्ठा बोल लो। जब आप इसको बनाते हो, बटर मिल्क जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ लोग बटर मिल्क से समझेंगे। जब आप उसको बनाते हो ना, तो उसमें बटर भी बनता है, मक्खन निकलता है। वो मक्खन क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। शुगर, जब आप लोग शुगर बनाते हैं ना, हम लोग चीनी की मिल में, शुगर किससे बनता है? शुगर केन से, गन्ने से। शुगर केन से शुगर बनाते वक्त बीच में एक और चीज बनती है जिनको बोलते हैं मोलासिस। हिंदी में खांडवी करके कुछ शायद उसको बोलते हैं, खांड सारी, खांडवी, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। ब्राउन ब्राउन सा होता है, जो आपका गुड़ होता है ना, गुड़, गुड़ की रॉ फॉर्म होती है, मोलासिस बोलते हैं उनको इंग्लिश में। ये मोलासिस क्या है? बाय प्रोडक्ट है। और बेसिक लेते हैं सर, और बेसिक लेते हैं। शुगर केन जूस होता है, गन्ने का रस होता है, वो पिया आपने। जब वो गन्ने का रस निकालता है आपके सामने, तो उसके जो छिलके होते हैं, जो स्क्रैप होता है, जो छिलका होता है, वेस्ट होता है, वो इकट्ठा होता है। क्या लगता है वो बेकार है क्या? उसको फेंक दिया जाता है? नहीं सर। वो जो डेयरी फार्म्स होते हैं, जहाँ पर एनिमल जैसे काओ, बफेलो, ये रखी जाती हैं, जिनका आप लोग यूज़ करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, ये खल उनको दे दिया जाता है। खल बोलते हैं उसको हिंदी में, गाँव की भाषा में। तो वो उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वो एज अ ईटिंग आइटम यूज हुआ होता है, चारे के तौर पर यूज होता है उन गाय भैंसों के लिए। तो वो बाय प्रोडक्ट है। यानी बाय प्रोडक्ट से मेरा मतलब हो गया कि हम बनाने चले थे कोई मेन प्रोडक्ट, अब वो मेन प्रोडक्ट को तो बना, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा एक बाय प्रोडक्ट भी बन के निकल आया। डन। तो मैं इसी बाय प्रोडक्ट पे आपको बता रहा हूं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपका? सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल that is used for manufacturing मेन प्रोडक्ट। जो मेन आपका प्रोडक्ट है ना, उस मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए, सेम वेजेस को यूज़ करते हुए, सारे एक्सपेंसेस सेम रखते हुए, इसके लिए हमें कोई अलग से खर्चा नहीं करना होता। उसी मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाता है, निकल आता है।
अब क्या इस बाय प्रोडक्ट की कोई वैल्यू होती है? यस, बाय प्रोडक्ट हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। बाय प्रोडक्ट की इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। इनसिग्निफिकेंट से मेरा मतलब है वेरी लो इन कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट। अगर आप मेन प्रोडक्ट के कंपेयर करोगे तो बहुत कम। ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट वैल्यू। सर ट्रीटमेंट की बात करूं ना तो इसकी बेसिकली दो ट्रीटमेंट चलती है। पहला, इसको हम कई बार लोग बाग मिसलीनियस इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। एज अ मिसलीनियस इनकम इसको ट्रीट किया जाता है कई बार, लेकिन जो इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट है जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्रेडिट इट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप इसको क्रेडिट कर दो कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो, इट मीन्स सेल वैल्यू, या ऐसे समझो इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट will be reduced by sale value of by product। तो कौन सी अच्छी ट्रीटमेंट है? ये वाली ट्रीटमेंट को ठीक नहीं दिया गया है, तो आप जो अपने सीए फाउंडेशन में फॉलो करोगे, आप ये वाली ट्रीटमेंट को फॉलो करोगे। ये वाली ट्रीटमेंट का क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप बना रहे हो उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप उसको क्रेडिट करोगे। एक बार नोट कर लो भाई, कहाँ तक था ये? नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, या नोट कर लो एक बार। ठीक है जी। अब अगर इसी में मैं आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करूं तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से चलेगा। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट होगा। अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। ठीक है जी। डन। जितनी भी आपके खर्चे हैं वो सब डेबिट होंगे, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब डेबिट होंगे। जैसे कि सबसे पहले आएगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना बताया था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये यूनिट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर उसका अमाउंट आएगा। फिर आएगा आपके पास डायरेक्ट वेजेस, कितनी यूनिट्स बनी उस पर कितना अमाउंट है। फिर आएगा आपका कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब इसको ध्यान से एक पॉइंट समझना, एक पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर। जब आप डायरेक्ट वाले तीनों चारों को प्लस कर लेते हो, जब आप डायरेक्ट वाले तीनों चारों को प्लस कर लेते हो, उस कोस्ट का नाम दिया गया है प्राइम कोस्ट। उसका नाम दिया गया है आपके पास प्राइम कोस्ट। उस प्राइम कोस्ट में आप ऐड करते हो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको फैक्ट्री
ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह लो, कुछ भी कह लो, सबका मतलब एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कुछ भी कह लो। इन शॉर्ट ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितनी भी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड पे यूनिट्स और यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई कर दिया वो। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड किस किस फॉर्म में हो सकता है? रॉयल्टी आपने पे की, जैसे अभी हमने देखा था, कोई हायर चार्जेस आपने पे किए, कोई मशीन आप किराए पे लाए हुए हो, वो चीज़ आ गई। इसके अलावा भी कोई अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो अलग से आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि रिपेयर्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन, और इन सबको प्लस करके जो कॉस्ट आपके पास आएगी, ये सारा प्लस करके जो कॉस्ट आपके पास आएगी, उस कॉस्ट को नाम दिया गया है फैक्ट्री कॉस्ट। पहले वाले को नाम दिया गया था प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट आएगा। उस डायरेक्ट में, प्राइम कॉस्ट में आप जब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस कर लोगे, फैक्ट्री ओवरहेड भी प्लस कर लोगे, तो फिर जो निकल कर आएगी वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। डन। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आएगा सर? सबसे पहले तो अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, उसकी जितनी यूनिट बनी या उसका जो भी अमाउंट है सेल वैल्यू, वो आएगी सबसे पहले। इसके अलावा अगर कोई क्लोजिंग WIP है तो वो यहां पर आएगा, और कोई WIP ओपनिंग है तो वो आपका डेबिट में आएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता था, तो ये ओपनिंग स्टॉक है WIP का डेबिट में, और ये क्लोजिंग स्टॉक है WIP का क्रेडिट में। आप इसमें से इन सबको माइनस करोगे तो निकल कर आएगा बाय, जो अमाउंट निकल कर आएगा, जो यूनिट्स में आपने प्रोड्यूस की वो, और उनको प्रोड्यूस करने का जो भी खर्चा आया वो। ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नोट कर लो भाई, एक बार पॉज करके नोट कर लो। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको रीड आउट कराऊं, हमने यहाँ छोड़ा था तो यहाँ देख लो एक बार, हमने यहाँ भी इसको डाला हुआ है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कह लो या फिर ओवरहेड एक्सपेंस कह लो, बात एक ही है। दीज आर ऑल्सो कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड और वर्क ओवरहेड, और ये दोबारा रिपीट हो गया, वर्क ओवरहेड एटसेट्रा। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करके जो कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट आती है, उसको ओवरहेड कह दिया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाय प्रोडक्ट एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मेन प्रोडक्ट विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंस, कोई एडिशनल खर्चा नहीं। फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस, उसी प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलता है। कुछ एग्जाम्पल, मोलासिस इन द बाय प्रोडक्ट इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग। गूगल कर लेना, गूगल बाबा बता देंगे आपको मोलासिस कैसा होता है। बटर मिल्क का प्रोसेस क्या होता है बाय प्रोडक्ट के थ्रू, वो देख लेना। बटर मिल्क यानी वही छाछ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज। तो यहां पर इन्होंने जो मेन प्रोडक्ट है वो बटर रख लिया सर अपना। मेरे एग्जाम्पल में मैंने अपना मेन प्रोडक्ट बटर मिल्क रखा था, इन्होंने बटर रख लिया, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपकी बाय प्रोडक्ट हो गई। जनरली ये वैल्यू होता है NRV पे। मिसलीनियस इनकम इसको ट्रीट किया जाता है, बट द करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी टू क्रेडिट द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिससे कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कहता है कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट तो नहीं है, कुछ इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। एक आया रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें हमें पता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये आ गया। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, और ये प्राइम कॉस्ट उसकी टोटल आएगी। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवर में फैक्ट्री कॉस्ट आएगी टोटल। ओपनिंग WIP अगर है तो
क्लोजिंग WIP, ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू और ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा निकल कर। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आया बच्चे आपके सामने, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को अभी मैं कराऊंगा नहीं, ज़्यादा लंबा चला जाएगा लेक्चर। तो 2-3 ही क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। मैंने आपके साथ फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया था नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, और फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ वाला आपके साथ ये कंप्लीट किया लगभग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इन्वेंट्री स्टार्ट करेंगे। रिवाइज कीजिएगा इसको अच्छे से। इसके ये जो आगे के 3 क्वेश्चंस हैं ना, ये 2-3 ये भी आपके स्टडी मॉड्यूल के हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बेस पे ही हैं। अगर आप एक बार पहले देख लोगे इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चे। बाय बाय, थैंक यू।